Good morning, class 8th. Welcome back to your social studies classes. So, class 8th, we are studying lesson number 2 from the unit of history. Okay. तो बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था अप टिल द फर्स्ट मराठा वॉर. अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी सेकेंड मराठा वॉर. तो फर्स्ट मराठा वॉर में आपने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, और वहाँ पे कोई हमें क्लियर रिजल्ट नहीं मिला कि कौन जीतता है. अब सेकेंड मराठा वॉर की कहानी आती है. तो कब होता है सेकेंड मराठा वॉर? 1803 में. 1803 टू 1805. देखिए अभी तक क्या हुआ. नाना फडनाविस अंडर हुम वेरियस मराठा चीफ्स हैड गॉट यूनाइटेड वाज अ केपेबल लीडर. नाना फडनाविस के बारे में आपने पढ़ा, बहुत ही केपेबल रूलर थे. 1796 में जब कोई भी पेशवा का उत्तराधिकारी नहीं था तो बाजीराव टू सन ऑफ रघोबा. रघोबा कौन था? जो पेशवा बन गया था, जिसको ब्रिटिशर्स ने पेशवा की गद्दी पे से हटा करके उसको पेंशन ऑफ कर दिया था. उसके बेटे बाजीराव टू को पेशवा बनाया गया. अब जब तक नाना फडनाविस जीवित थे मराठास यूनाइटेड थे, एक साथ थे. लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1800 में, मराठा चीफ गॉट इंगेज्ड इन अ सिविल वॉर, ठीक है. और ईच ऑफ देम विश टू ब्रिंग द ऑफिस ऑफ द पेशवा अंडर हिज कंट्रोल. हर एक ये चाहने लगे कि अब हम पेशवा के ऑफिस को अपने कंट्रोल में ले लें, मतलब हम खुद पेशवा बनना चाहते थे. कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द पेशवा बाजीराव टू एंड सिंधिया वर डिफीटेड बाय जसवंत राव होलकर्स आर्मी. तो देखो पेशवा बाजीराव टू और सिंधिया, ये दोनों की कंबाइंड फोर्सेस डिफीट हो गई, हार गई. किससे? जसवंत राव होलकर आर्मी से. अब चूंकि हार गए तो बाजीराव वेंट टू द ब्रिटिशर्स. ये गए बाजीराव ब्रिटिशर्स के पास गए और उन्होंने क्या किया? साइन किया ट्रीटी ऑफ बैसीन इन 1802. ही एक्सेप्टेड द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द ब्रिटिश. अब ये जाकर के क्या कर लिया? अब ये हार गए, चूंकि उससे होलकर जसवंत राव होलकर आर्मी से हार गए, तो ये ब्रिटिशर्स के पास गए. उन्होंने कहा भाई हमको आपकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को, जिसमें ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना होता था. चलो, सेकेंड मराठा वॉर किसके किसके बीच में लड़ा गया? मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में. ब्रिटिशर्स किसके अंडर में थे? गवर्नर जनरल शिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली. मराठा चीफ जो कि स्पेशलिस्ट सिंधिया भोसले रिगार्डेड द ट्रीटी ऑफ बैसीन एज अ डिस्ग्रेस. तो ट्रीटी ऑफ बैसीन जो हुई थी, उनसे सिंधिया को और भोसले को ये लगा कि भाई मराठा प्रेस्टीज के ये खिलाफ जा रहा है, मराठा की इज्जत इससे बर्बाद हो रही है, इसलिए युद्ध हुआ, ठीक है. When they were asked by Lord Wellesley to enter into the subsidiary alliance with the British, they refused. Moreover, जब लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा भाई आप सब्सिडरी अलायंस को मान लो, ब्रिटिशर्स ने तब कहा, इन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसको मना कर दिया, और इस वजह से ये युद्ध होता है, ठीक है. वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1803. देखिए सेकेंड मराठा वॉर. बट द ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड देयर फोर्सेज एंड बोथ व्हेन लेफ्ट विद नो अदर चॉइस हैड टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस. दोनों हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से और अंततः इनको सब्सिडरी अलायंस को मानना ही पड़ता है. इस तरीके से क्या होता है? ब्रिटिशर्स का फिर से सुप्रीमेसी हमें दिखाई पड़ता है. इसके अलावा ब्रिटिशर्स और भी कुछ टेरिटरीज पर कब्जा जमाते हैं, जैसे बरौच, अहमदनगर, कटक, बालासोर, और ऑल्सो दोज लाइंग बिटवीन द गंगा एंड द यमुना रिवर्स. गंगा और यमुना नदी के बीच में जो रीजन्स थे वहाँ पे भी अपना कब्जा जमा लेते हैं. और इस तरीके से मराठा पावर को और रेपुटेशन को फिर से एक बार चोट पहुँचती है. देखो ये मराठा वॉर क्यों हुआ था? जसवंत राव होलकर थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था ब्रिटिशर्स को कि हम सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तब क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, उसने आर्मी भेजी इंदौर में, जो कि कैपिटल था होलकर का. होलकर का कैपिटल तब कौन सी जगह थी? इंदौर. मराठा चीफ होलकर ने उनको रूलर ऑफ भरतपुर का उनको सपोर्ट मिला, ठीक है, और उन्होंने दिल्ली पर अटैक कर दिया. ब्रिटिश आर्मी ने होलकर को फर्रुखाबाद में हरा दिया एंड डेग बट फेल टू कैप्चर दी भरतपुर फोर्ट. लेकिन वो लोग भरतपुर फोर्ट पर कब्जा नहीं जमा पाए ब्रिटिशर्स. इस वजह से क्या हुआ? ये पूरी जो युद्ध है वो एक नया टर्न ले लेती है जब सिंधिया और भोसले भी होलकर को ज्वाइन कर लेते हैं. न्यू डेवलपमेंट्स ब्लॉक्ड द वे ऑफ द ब्रिटिश हु वर मार्चिंग टुवर्ड्स विक्ट्री. अलार्म्ड बाय द रिवाइवल ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी, द ब्रिटिश नाउ क्लोज टू मेक पीस विद होलकर. अब चूंकि ब्रिटिशर्स जान गए कि भाई ये मराठा जब आपस में अगर जुड़ गए, पांचों के पांचों यूनाइटेड हो गए, तो हमारी तो फिर खटिया खड़ी करके रख देंगे. ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हम
होलकर से जा करके पीस समझौता कर लिया, शांति प्रस्ताव कर लिया। जानते हो कितने, हमने बताया आप लोगों को, ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, इसलिए तो वो हमारे देश में राज कर पाए। अकॉर्डिंग टू द पीस ट्रीटी साइन बिटवीन होलकर और नेक्स्ट गवर्नर जनरल बार्लो, सेवरल ऑफ होलकर्स टेरिटरीज वर रिटर्न टू इंडिया। होलकर से जा करके जब इन लोग पीस ट्रीटी साइन करते हैं तो बहुत सारी होलकर की जो टेरिटरीज थी होलकर्स को वापस कर दिया गया। ब्रिटिश कॉन्क्लूडेड सिमिलर ट्रीटीज विद सिंधिया और भोसले, और ब्रिटिश ने सिंधिया और भोसले के साथ भी यही टैक्टिक्स अपनाई। देखो भारत फोल्ड। अब थर्ड मराठा वॉर की कहानी 1816 से शुरू होकर 19 तक चलेगा। दिस वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स। देखो सेकेंड मराठा वॉर हैड ह्यूमिलिएटेड द मराठास। सेकेंड मराठा वॉर में मराठास का बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ था, बहुत बेइज्जती हुई थी। पेशवा बाजीराव टू जो थे, जो कि अब सब्सिडरी अलायंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, वो यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को किसी तरीके से हम अपने देश से भगा दें। 1870 में क्या होता है, पेशवा भोसले होलकर फिर से यूनाइट हो जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। ब्रिटिश डिफीटेड पेशवा एट किर्की। अब ब्रिटिश क्या होते हैं, पेशवा को हरा देते हैं किर्की में। एंड ही हैड टू फ्ली टू द साउथ। यहाँ से पेशवा को उनको साउथ में भागना पड़ता है युद्ध को छोड़ करके, जहाँ पे वो फिर से हार जाते हैं। होलकर एंड भोसले वर डिफीटेड एट माहिदपुर एंड सीताबादी रेस्पेक्टिवली। होलकर कहाँ पे डिफीट हो जाते हैं, कहाँ हार जाते हैं, माहिदपुर में, भोसले सीताबादी में। फिर से मराठा एक बार हार जाते हैं थर्ड बैटल में भी। आफ्टर द डिफीट ऑफ द मराठास पेशवाशिप वॉज अबॉलिश्ड। अब जब मराठा हार गए तो पेशवाशिप की गद्दी ही गायब हो गई। पेशवा वॉज सेंट टू बिठूर भेज दिए गए पेशवा, जो कि कानपुर में था, और उनको एनुअल पेंशन दी जाने लगी गई 8 लाख रुपया साल भर में। टेरिटरीज ऑफ द पेशवा, उसको भी छीन लिया गया। किंगडम ऑफ सतारा, जो कि मराठा टेरिटरी के अंडर में आता था, एंड was carved out of the Maratha territory and given to a descendant of शिवाजी। शिवाजी के किसी डिसेंडेंट, मतलब उनके परपोते होते को दे दिया गया। ब्रिटिश snatched away vast territories। ब्रिटिश ने वास्ट टेरिटरीज उनसे ले लिया मराठास से, एंड reduced them to nothing। और मराठास के पास अभी इस टाइम पे कुछ भी, लगभग कुछ भी ना के बराबर था। इस तरीके से फिर से एक बार हमें ब्रिटिश सुप्रीमेसी भारत में देखने को मिलता है। हिस्ट्री रिवील्स पेशवा बाजीराव टू 1775 to 1851 was also known as पलपत्ता बाजीराव। क्यों भाई, क्योंकि ही वॉज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी। तो पेशवा बाजीराव टू लास्ट पेशवा थे मराठा कॉन्फेडरेसी से। उनका रूल कब से कब तक था, 1795 to 1818 तक। चलो ये हो गई मराठास की के साथ में युद्ध ब्रिटिशर्स का। अब आ जाएंगे वॉर अगेंस्ट नेपाल, सिंध एंड द पिंडारीज। अब देखो, when the Marquis of Hastings assumed office of the Governor General of India in 1813, political situation was turbulent। तो जब गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स, उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी भारत की बहुत बुरी तरीके से प्रभावित थी। मराठास फिर से अपनी पावर को रीगेन करना चाहते थे और चाहते थे कि किसी तरीके से हम इंग्लिश को यहाँ से हटा दें, ब्रिटिशर्स को भगा दें। गोरखास भी जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए एक नई परेशानी खड़े होकर के आ रहे थे। गोरखा बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। राजस्थान हैड बिकम अ हॉट बेड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब राजस्थान में इस टाइम पे आए दिन युद्ध हुआ करता था। पिंडारीज वर क्रिएटिंग हैवॉक इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स हैड नेवर फेवर्ड द फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कभी भी फॉरवर्ड पॉलिसी थी जो लॉर्ड वेलेस्ली की, उसको फेवर नहीं किया था। But the situation in India forced him to give up the policy of non-intervention and follow the policy of active intervention। लेकिन सिचुएशन इंडिया में पॉलिटिकली उस वक्त इतनी बेकार थी कि इस वजह से जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उनको क्या करना पड़ा, नॉन इंटरवेंशन के पॉलिसी को हटा करके, उसको गिव अप करके, इनको पॉलिसी ऑफ एक्टिव इंटरवेंशन को अपनाना पड़ा। चलो नेपाल वॉर, ये कब होता है, 1814 से 1816 के बीच में। तो मराठास के हारने से पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बहुत सारे डील करना चाहता इन्होंने गोरखाज ऑफ नेपाल के साथ में। व्हेन द गोरखाज ऑक्यूपाइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शेवराज एंड बुतवाल, द ब्रिटिश रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ देयर। देखो अब गोरखा ने कौन से डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, शेवराज और बुतवाल को, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि ये तो हमारी प्लेस है, हमारी जगह है। तो इस वजह से क्या होता है, मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स ने गोरखास के साथ में युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, देखो पेंटिंग शोइंग बलभद्र कुंवर द कमांडर ऑफ द नेपालीज आर्मी।
देखो अब ये हो गया एंग्लो नेपालीज वॉर। इसमें क्या होता है, मराठास गोरखास की युद्ध होती है ब्रिटिशर्स के साथ में और गोरखास हार जाते हैं। और फिर अभी क्या होता है, वही कहानी, फिर कोई ट्रीटी करेंगे ब्रिटिशर्स, ट्रीटी ऑफ सुगौली करते हैं 1816 में। इसमें क्या होता है, इंग्लिश गॉट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊँ। तो इंग्लिश को क्या क्या मिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल, कुमाऊँ और लार्ज पोर्शन ऑफ तराई। तराई का भी बहुत सारा रीजन इनके अंडर में आ जाता है। इंग्लिश एक्वायर्ड हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, इन सब जगहों पर, ये सब नेपाल में है ना, ठीक है, नेपाल के बाउंड्री लाइन पे है। तो इन सब के क्या किया, इन सबको अक्वायर कर लिया। गोरखास गेव अप देयर क्लेम ऑन सिक्किम, ठीक है। गोरखास अग्री टू हैव अ ब्रिटिश रेसिडेंट एट काठमांडू। गोरखास ने एग्री कर लिए कि भाई हमारा आपका एक ब्रिटिश रेसिडेंट काठमांडू में रहेगा। इंग्लिश सीज्ड अ बेल्ट ऑफ लैंड बिटवीन द सतलज एंड हिमालयाज। तो ये सब जगह इंग्लिश ने सीज कर लिया। अब क्या हो गया, हैंस द सिख एंड द गोरखा किंगडम्स वर स्प्लिट अपार्ट एंड देयर चांस ऑफ अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकेम इम्पॉसिबल। अभी क्या हुआ, सिख और गोरखा ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि बीच में अब इंग्लिश आ गए, है ना। इंग्लिश ने बीच में अपनी टेरिटरी को उन्होंने घोषित कर दिया और इस वजह से सिख और गोरखा का मिलना अब मुश्किल था। दिस ट्रीटी ब्रॉट लास्टिंग पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गोरखास, ठीक है। तो इस ट्रीटी से क्या हुआ, ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सुगौली, और इसके तहत ब्रिटिशर्स और गोरखास के बीच में एक फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ गोरखास ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी। लार्ज नंबर ऑफ जो गोरखास थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया और यूजफुल सर्विसेज देने लगे, और ऑल्सो ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने एक्सपैंड होने में मदद की। अब जब पिंडारी वॉर पे 1816 to 18, पिंडारीज वर अ गैंग ऑफ रॉबर्स एंड डकॉयट्स हु लिव्ड ऑन प्लंडर एंड लूट। तो पिंडारीज क्या होते हैं, ये चोर हुआ करते थे, डकैत थे जो लोग लूटते थे, प्लंडरिंग करते थे और फिर उसी पे ये लोग जीते थे। दे डिड नॉट स्पेयर इवन द ब्रिटिश टेरिटरीज। तो ब्रिटिश टेरिटरीज को भी ये लोग छोड़ने वाले कहाँ थे, वहाँ पे भी जाके ये लोग चोरी करेंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स डिसाइडेड टू लॉन्च एन ऑपरेशन अगेंस्ट देम। लॉर्ड हेस्टिंग ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया इनके अगेंस्ट में। उन्होंने क्या किया, ही सेंट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अबाउट 1 लाख सोल्जर्स। 1 लाख सोल्जर्स के फोर्स को भेज दिया एंड सराउंडेड देम फ्रॉम ऑल साइड्स। उनको पकड़ लिया, चारों तरफ से उनको घेर लिया। मैनी ऑफ देम वर किल्ड, बहुत सारे मारे गए, एंड द रेस्ट वर ड्रिवन अवे, किसको भगा दिया गया, फ्रॉम मालवा एंड द चंबल वैली बाय 1818। चलो, 2 ऑफ देयर लीडर्स, कौन कौन थे लीडर, आमिर खान और करीम खान, उन्होंने सरेंडर कर दिया। आमिर खान वॉज मेड द रूलर ऑफ टोंक। तो टोंक का रूलर बना दिया गया आमिर खान को, और करीम खान को जागीर दे दिया गया गणेशपुर का, जो कि नेपाल बॉर्डर पे था। इस तरीके से लॉर्ड हेस्टिंग ने डिफीट कर दिया पिंडारीज को भी, और उनकी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। चलो, अब सिंध को कैसे जीते हैं ये लोग, 1818 में 1818 आते आते तक इंग्लिश ने अपने लगभग सारे राइवल्स को क्रश कर दिया था और भारत में अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर लिया था। बस सिंध और पंजाब ही इनके कंट्रोल से बाहर था। अब देखो, बहुत सारे रीजंस थे इनको, क्योंकि इनको सिंध पर कब्जा जमाना था। तो क्या क्या रीजंस थे, देखिए, अपार्ट फ्रॉम एंग्लो रशियन राइवलरी, डिजायर टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कॉमर्स ऑफ द रीजन, block the export of opium through Karachi and extend the boundaries of their territory prompted the British to attack Sindh। ठीक है, तो कराची से एक्सपोर्ट होता था और उस वजह से जो उनके ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में क्या हो रहा था, हर्डल क्रिएट कर रहा था कराची, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि इन्होंने ये सोचा कि हमको अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। Besides, the increasing Anglo-Russian rivalry in Europe and Asia fueled British fears of a Russian attack on India through Afghanistan, an ally of Russia. To counteract the Russian position and influence in Afghanistan, British conquered Sindh, from where they could keep a close watch on developments in Afghanistan. तो ब्रिटिशर्स का दिमाग में ये भी था कि भाई रशियन हमारे ऊपर अटैक कर दें अफगानिस्तान की तरफ से, तो इन लोगों के दिमाग में आया कि हम पहले अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, फिर रशियंस पे एक क्लोज वॉच रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा जब रशियन हम पर अटैक करेंगे। सिंध कुड ऑल्सो बी एक्सप्लॉयटेड फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स। सिंध में बहुत सारे कमर्शियल बेनिफिट्स भी थे और इस तरीके से उसको 1843 में एनेक्स कर लिया गया, उसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमा लिया। अब आ जाओ अफगान वॉर में। चलो, अफगान वॉर में क्या होता है, अफगान वॉर वॉज कॉज ड्यू टू द ब्रिटिश इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। अब ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन करना चाहा अफगानिस्तान में, अफगान वॉर हो गया।
जब अफगान को इन्वेट कर रहे थे अफगानिस्तान को, ब्रिटिश अटैक कहाँ अटैक किया, फोर्ट्रेस ऑफ गजनी, ठीक है, एंड अचीव्ड अ डिसिसिव विक्ट्री ओवर दोस्त मोहम्मद टू। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी विक्टोरियस हो गए। दोस्त मोहम्मद तब कौन थे, रूलर थे अफगानिस्तान के। लगभग 30 सालों के बाद 1839 में सूजा वॉज अगेन एनथ्रोन्ड, सूजा को हटा दिया गया, उनकी राजगद्दी पर से हटा करके काबुल में हटा दिया गया। सूजा वॉज एन एग्जाइल्ड अफगान रूलर, उनको वनवास दे दिया गया। इन 1842 काबुल वॉज अगेन टेकन बाय द ब्रिटिश फोर्सेस, और काबुल पर ब्रिटिश फोर्सेस का कब्जा हो गया। ये हो गई आपकी इन सब राज्यों की कहानी। अब आ जाएगा एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। देखो सब जगह तो कंट्रोल कर ही लिए, अब बचा बस पंजाब। देखिए, while the English were locked in combat with the formidable Marathas in Western, मराठास को हराया वेस्टर्न में, सेंट्रल इंडिया में पावरफुल वो लोग उभर के आए नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। He unified the loose confederation of the Sikhs in the west of the Satluj into a compact unit and by the end of the 18th century made himself the master of Punjab. देखो कैसे ये लोग पंजाब का भी मास्टर बन जाएंगे। This ruler was रंजीत सिंह। रंजीत सिंह भी बहुत ही ज़्यादा हिम्मती सोल्जर थे, बहुत ही, सिखों का जब भी नाम आता है तो रंजीत सिंह का नाम ज़रूर आता है। ब्रिलियंट एंड डायनेमिक फाउंडर ऑफ द सिख किंगडम। तो रंजीत सिंह ब्रिलियंट, बहुत दिमागदार व्यक्ति थे ये, और डायनेमिक फाउंडर, पूरे सिख किंगडम को फाउंड करने वाले यही थे इन पंजाब। ही वॉज वेरी फियरलेस, बिल्कुल भी ये डर का नाम ये जानते ही नहीं थे कि डर क्या होता है। बोल्ड जनरल थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव वॉरियर थे। 1809 में क्या हुआ, हिज एम्बिशियस प्लान ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये चाहते थे टेरिटरी को अपने एक्सपांड करना। रंजीत सिंह फोटो उनकी वॉज ब्लॉक बाय द इंग्लिश कंपनी। तो इंग्लिश कंपनी ने इनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन पर अब उनको आपत्ति थी इंग्लिश को। टू चेक द एडवांसमेंट ऑफ रंजीत सिंह बियॉन्ड द सतलज, सतलज के से ज़्यादा ज़मीन इनके पास ना जाए। लॉर्ड मिंटो ने क्या, तब कौन थे, लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। रंजीत सिंह के कहा कि आप ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप को हमारे साथ साइन कर ली, कि भाई हमारे दोस्त बन जाइए। तो बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1809 में। रंजीत सिंह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो सतलज रिवर है वो किसकी बाउंड्री हो गई, सिख किंगडम की और ब्रिटिश टेरिटरीज की। मतलब सतलज रिवर के पार हमको नहीं जाना है, उसके पार ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है। ब्रिटिश प्रॉमिस्ड नॉट टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द सिख किंगडम, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने दोस्ताना एक व्यवहार उनके साथ किया और ये कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जब ये कह रहे हो कि सतलज के तुमने मेरी बात मान ली, आपने रंजीत सिंह से कहा कि आपने मेरी बात मान ली कि सतलज रिवर के बाद जो टेरिटरी है वो हम लोगों के, ब्रिटिशर्स के, तो हम लोग भी आपके जो भी सिख आपका किंगडम है उसमें हम लोग भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। सिख मिसल्स कन्फेडरेशंस ईस्ट ऑफ द सतलज केम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ये लोग ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में आ गए। द ट्रीटी वॉज ऑनर्ड बाय रंजीत सिंह टिल हिज डेथ इन 1838। ये ट्रीटी तब तक चली जब तक कि रंजीत सिंह की मृत्यु नहीं हो जाती है 1838 में। अब देखो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, अब कैसे पहला एंग्लो सिख वॉर होता है 1846 में। चलो, when लॉर्ड हार्डिंगे बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो जब लॉर्ड हार्डिंगे बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, रिलेशंस ब्रिटिश और सिख के बीच में खट्टे हो गए, ठीक है, ब्रिटिश और सिख में अब युद्ध टाइप होने लगा। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या हुआ, पूरा एम्पायर में कायोस, एक बहुत तरीके से एक आपस में गुस्सा और फूट पड़ जाता है। खालसा और जो सिख आर्मी थे वो बहुत ही पावरफुल बन गए थे, ठीक है। इट ऑलमोस्ट अज्यूम्ड द रोल ऑफ किंग मेकर्स, तो अभी किंग मेकर्स की तरीके से राजा बनाने वाले जो थे वो हो गए थे खालसा और सिख आर्मी। सिख चीफ रियलाइज्ड दैट द खालसा वुड डिप्राइव देम ऑफ देयर पावर्स। सिख चीफ को ऐसा लग रहा था कि खालसा जो थे भाई सिख चीफ से उनका पावर ही छीन लेंगे। सो दे क्लेवरली इंसाइटेड द सिख आर्मी टू क्रॉस द सतलज, और फिर उन्होंने क्या किया, सिख आर्मी को अब सतलज को क्रॉस करने के लिए उनको उकसा दिया एंड अटैक द ब्रिटिश। और रंजीत सिंह ने ही तो ट्रीटी साइन की थी कि सतलज के उधर का इलाका आपका है, उधर हम नहीं जाएंगे, और इन्होंने धीरे धीरे यही काम कर दिया और ब्रिटिश को अटैक करने के लिए कह दिया। अब ब्रिटिश को अटैक करोगे, सतलज के पार जाओगे तो क्या होगा, युद्ध तो होगा ही। नोइंग दैट दे वुड अनॉय देम, ये जो होगी अनॉय करेगा ब्रिटिशर्स को, परेशान करेगा। ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड टू एनेक्स पंजाब, ब्रिटिश भी यही चाहते थे कि भाई हमको पंजाब पर भी कब्जा जमाना है। एट द अर्लीस्ट टुवर्ड एनी हिंड्रेंस एंड डीलिंग विद अफगानिस्तान, ताकि अफगानिस्तान के साथ भी इनका कब्जा हो ही गया था।
ठीक है। दे स्ट्रेंथेंड देयर डिफेंसेस ऑन द अदर साइड ऑफ द सतलज एंड इंक्रीज्ड देयर आर्मीज मैनीफोल्ड। अब ब्रिटिशर्स ने भी सतलज की उधर से अपनी आर्मी भेज दिया और इस तरीके से सिख फोर्सेस को ग्रेटली अलार्म हुआ, लगा कि हाँ अब हमको युद्ध करना चाहिए। इस तरीके से युद्ध होने लगता है। दिसंबर 11 1845 में युद्ध आरंभ हो जाता है। सिख लीडर कौन कौन से हैं? लाल सिंह, तेजा सिंह, ठीक है, और रानी जिंदन। कौन थी? रंजीत सिंह की विडो, रंजीत सिंह की विधवा, रंजीत सिंह की पत्नी थी। ड्रेडेड सक्सेस मोर देन डिफीट एंड वर इन सीक्रेट कम्युनिकेशन विद द ब्रिटिश। ठीक है, तो ये क्या करते थे? ये तीनों लोग, लाल सिंह, तेजा सिंह और रानी जिंदन, ये लोग सीक्रेट कम्युनिकेशन बात करते थे ब्रिटिशर्स के साथ में। ऑल्दो द सिख सोल्जर्स गेव अ टफ फाइट टू द ब्रिटिश, जो कि सिख सोल्जर्स थे उन्होंने युद्ध किया, कायदे से युद्ध किया ब्रिटिशर्स से, लेकिन वो लोग हार गए क्योंकि ये लोग अपनी बातें जाकर बताते थे। However, they were not defeated by the British but by the treachery of their leaders। तो देखो, सिखों के बारे में कहा जाता है कि सिख बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना, और वो लोग अपने आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब सिख जो सोल्जर्स थे वो बहुत टफ फाइट दिया ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। अब वो मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से नहीं हारे सिख सोल्जर्स। क्यों हार गए? क्योंकि उनके साथ क्या हो गई? ट्रेचरी हो गई। जो ये लोग थे, लाल सिंह, तेजा सिंह और रानी जिंदन, ये जाकर के ब्रिटिशर्स से मिल गए थे। अब फर्स्ट सिख वॉर के अंत कैसे होता है? ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है मार्च 9 1846 में। इसके तहत सिख टेरिटरी बिटवीन द सतलज एंड द बीस वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो सिख टेरिटरी जो कि सतलज और ब्यास नदी के बीच में थी, वो सब पर ब्रिटिशर्स का राज हो जाएगा। सिख एग्रीड टू कीप एन इंग्लिश रेसिडेंट, सिख ने एग्री कर लिया कि भाई इंग्लिश रेसिडेंट रहेगा और ब्रिटिश कंटिजेंट भी रहेगा लाहौर में। सिख आर्मी को कम कर दिया गया। सिख वर फोर्स टू पे अ वॉर इंडेमनिटी ऑफ, बाप रे, 1.5 करोड़ रुपीज़ का वॉर इंडेमनिटी मांगे ये लोग। एज देयर वर ओनली 50 लाख रुपीज़ इन द लाहौर ट्रेजेडी। उस टाइम पे खाली 50 लाख रुपए थे लाहौर ट्रेजेडी में। कश्मीर वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह, तो कश्मीर को बेच दिया गया गुलाब सिंह को फॉर 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपए के लिए। एंड द टाइटल ऑफ महाराजा वॉज कॉन्फर्ड, और उनको महाराजा का टाइटल दे दिया गया। महाराजा दलीप सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द न्यू रूलर ऑफ पंजाब, महाराजा दलीप सिंह न्यू रूलर ऑफ पंजाब बन गए। रानी जिंदन एज द रीजेंट एंड लाल सिंह एज चीफ मिनिस्टर। रानी जिंदन कौन बन गए? रीजेंट, और लाल सिंह चीफ मिनिस्टर। देखो सब ये धोखा दे करके और खुद ये सब बन गए। न्यू रूलर्स वर फॉरबिडन टू एम्प्लॉय एनी यूरोपियन विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। अब आ गई कहानी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की। 1848 में शुरू होगा, 49 में ख़त्म। इंग्लिश हैड बिकम द वर्चुअल रूलर्स ऑफ पंजाब। अब देखो धीरे धीरे वर्चुअल रूलर्स बन गए पंजाब के इंग्लिश। फ्रीडम लविंग सिख ग्रेटली रिजेंटेड द इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेनर्स इन देयर अफेयर्स। अब सिख जो थे वो हमेशा से फ्रीडम लविंग थे, ठीक है, उनको कभी भी किसी की स्वाधीनता स्वीकार नहीं थी। 1848 में कुछ नंबर ऑफ रिवोल्ट्स होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ब्रोक आउट इन पंजाब। अब देखो, दो देन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन दिस सिक्स, ठीक है, सिख के खिलाफ लॉर्ड डलहौजी वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। हु वंस अगेन फॉट विद डेस्परेट वेलर, और लॉर्ड डलहौजी जानते थे कितने चालाक थे, ठीक है। आर्मी विच हैड बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, उसमें क्या हुआ था? आर्मी को कितना कम कर दिया गया था, पूरी आर्मी को लगभग बहुत कम हो गई थी सिखों की। वॉज डिसिसिवली डिफीटेड, तो हार जाएगी, कम आर्मी रहेगी तो हार जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली मार्च 29 1849 में क्या हुआ? पंजाब पर भी ब्रिटिश एम्पायर का झंडा खड़ा हो गया, ठीक है। ब्रिटिश ने पंजाब को भी कब्जा लिया। महाराजा दलीप सिंह को पेंशन ऑफ कर दिया गया, उनको पेंशन देने लगा गया, यूरोप 50,000 अ ईयर। उनको इंग्लैंड भेज दिया गया फॉर हायर एजुकेशन। दीवान मुलराज वॉज शिप्ड ऑफ फॉर लाइफ टू दी अंडमान। दीवान मुलराज को अंडमान भेज दिया गया, लेकिन जब उनको अंडमान भेजा गया तो बट ही कमिटेड सुसाइड ऑन द वे। अंडमान जाने से पहले इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, अपने आप को मार लिया। सेकेंड सिख वॉर इस तरीके से खत्म होता है। विद द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, पंजाब पे कब्जा जमता है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ब्रिटिशर्स का यही काम था, बस पंजाब बचा रह गया था, उसको भी जीत लिया और पूरे भारत पर इनका कब्जा हो गया। इंडिया नाउ कंसिस्टेड ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल होता था भारत में, यही बचा रह गया था। एंड दिस सबऑर्डिनेट स्टेट्स कौन कौन से? अवध, विच वर इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है।